नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, खुटनिया, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सूरन पर जब सूरन की बिजाई हो जाती है तो सूरन की मिट्टी कैसे चढ़ाई जाती है और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान देंगे इस समय आप लोग, क्योंकि सीजन का लास्ट चल रहा है। जल्दी जल्दी में हर आदमी को बिजाई करनी है और मई के अंदर ही अगर बुआई कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना ही लेट होगा उतना ही आपका उत्पादन कम होता जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना है। और अगर मई के बाद बोने की स्थिति आती है तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है, क्योंकि यह फसल जो है 8 महीने की होती है। तो 7 से 8 महीने इसको टाइम मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिल पाता है, मान लीजिए 6 महीने से 7 महीने मिला, तो उसमें उसी के हिसाब से उत्पादन कम हो जाता है। और समय की बात करते हैं तो आप लोग कहेंगे कि समय तो है ही है पर्याप्त, तो जितना समय रहेगा इसके बाद। लेकिन समस्या ये होती है कि हमारे उत्तर भारत में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या झारखंड हो, या फिर छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, जितने भी राज्य हैं इधर, जहाँ कम से कम 3 से 4 महीने ठंडी पड़ती है। जो ठंडी का मौसम होता है, जहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे चला जाता है, तब ये सरवाइव नहीं करता, इसका पौधा मर जाता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर इसको चाहिए ही चाहिए, कम से कम 6 महीने, तभी ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तभी इसको अच्छा लगता है। जैसे ही ठंड पड़ती है ये इसका पौधा गिरने शुरू हो जाता है। तो इसलिए अब जैसे अब हम मई में अगर लगा लेते हैं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्सर 15 नवंबर के बाद हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। तो करीब करीब आपका ये 7 महीने के आसपास हो गया। तो 7 महीने में ये अपना लगभग 80 से 85% तक परफॉर्मेंस दे देता है। लेकिन यदि आप और लेट करेंगे तो वह उत्पादन आपका 60 से 65% रह जाएगा। लगभग जब इतना कम हो जाएगा तो एक समस्या हो जाएगी किसान के लिए, उसको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मई महीने में हर हाल में बिजाई कर लेनी चाहिए। और इसी प्रकार यदि जैसे कर्नाटक या आंध्र प्रदेश के किसान हैं तो उनके लिए समस्या नहीं आती है। तमिलनाडु, केरला के किसान हैं तो उनको समस्या नहीं आती, इसलिए कि उनके यहाँ टेम्परेचर हर समय 28 डिग्री से ऊपर रहता है। तो वो कभी भी बिजाई कर सकते हैं, कभी भी खेती कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन हमारे उत्तर भारत में हर हाल में आपको मई तक बुआई कर लेनी है। जहाँ ठंड का मौसम 3-4 महीने रहता है, वहाँ के लिए यह जरूरी है। और वैसे तो इसकी बिजाई फरवरी के लास्ट से या मार्च के प्रथम पखवाड़े से शुरुआत हो जाती है। तो मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों में इसकी बुआई अगर कर लेते हैं, अगर मार्च या अप्रैल में कर लेते हैं, पानी का अच्छा साधन है, तो आपको भरपूर उत्पादन मिल जाता है। लेकिन अब भी मई तक भी अगर कर लेते हैं तो करीब करीब 80%, 75 से 85% तक आपको सफलता मिल जाएगी। तो आइए हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से, अभी पिछले वीडियो में हमने दिखाया था आपको कि सूरन की बिजाई कैसे करते हैं। तो हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वही मैं दिखाना चाहता हूँ कि अभी पिछले 478 नंबर के जो वीडियो है उसमें हमने दिखाया था आपको कि किस प्रकार से बिजाई की जाती है और बिजाई के बाद क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। आज मैं आपको यह बताने का प्रयास करता हूं कि जो बीज हम इसमें डालेंगे, लगाएंगे, तो उसके कटिंग के बाद अक्सर किसान भाई उसको एक जगह गोलिया करके रख देते हैं, एक जगह ढेर बना कर रख देते हैं कटिंग के बाद। ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी इसको काटना है तो एक परत में ही खड़ा रखना है, कि मतलब बीज के ऊपर बीज न रखा जाए, क्योंकि जब आप इसको काटते हैं तो उसका ब्लड जो है ताज़ा रहता है। ऐसे स्थिति में अगर आप एक के ऊपर एक गांज देंगे, पूरा ढेर बना देंगे, तो ढेर बनाने पर उसकी नमी उसमें फंगस पैदा कर सकती है। अगर 1-2 दिन उसी तरह से रह गया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो सूरन सड़ सकता है, बीज आपका सड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कटिंग के तुरंत बाद
इसको एक परत फैलाना है। और गर्मी का समय चल रहा है तो इसका ब्लड सूख जाएगा। जब इसका ब्लड सूख जाएगा तो सूख जाने के लगभग कम से कम 12 घंटे तो आपको सुखाना ही है। जब सूख जाएगा छाया में रखना है, धूप में नहीं रखना है। और उसके बाद तब इसको 2 से 3 ग्राम तक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर आप साफ भी ले सकते हैं, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब होता है, वो दवाई भी ले सकते हैं। इसको 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके और उस घोल में इसको 10 मिनट तक डुबो कर रखना है। डुबो कर रखने के बाद फिर उसको निकाल करके फिर वैसे ही एक परत जो फैला करके बाकायदा एक के ऊपर एक न रहे, तो इस तरह से बीज को रख लेना है। करीब करीब 12 से 14 घंटे अगर ये सूख जाता है तब फिर हमारा लगाने के लिए उपयुक्त हो जाता है और हमको बिजाई कर देनी चाहिए। आइए बताते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये हमने बिजाई किया हुआ है। और बिजाई के बाद ये आपको हम दिखा रहे हैं। मैंने कहा था कि इस पर गोबर की खूब सड़ी हुई खाद हम डाल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ मैंने ये बीज डाला हुआ है। और इस बीज को डाल करके इसे पहले उसके ऊपर से हमने ये खाद डाला था गोबर की सड़ी हुई, तो गोबर की सड़ी हुई खाद इस पर डाल दिया है। अब डालने के बाद हम जो है इस पर मिट्टी चढ़ाएंगे। तो मिट्टी ये अगल बगल की मिट्टी को इस तरह से इस पर चढ़ा देना है। आप देख सकते हैं, जिसे इधर आइए आपको मैं दिखाता हूँ। हमारे फार्म के सहयोगी लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो किस तरह से बना रहे हैं आपको दिखा दे रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं मेड़ बनी हुई है। ये लगभग 1 फीट के आसपास की ऊंचाई इसकी है। तो जो 3 फीट का बीच का गैप होता है वही मिट्टी उठा करके इस पर रख दी जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से फार्म के सहयोगी लोग काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो आप देख लीजिए। अब ये इस तरह से फावड़े से मिट्टी उठा करके और इस पर रख ले रहे हैं। हमारे पास कोई मशीन नहीं है और ऑटोमेटिक मशीनें न होने की वजह से जो भी छोटे किसान हैं इस तरह से खेती कर सकते हैं। इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, उसी तरह से आप भी कर सकते हैं। तो ये जो है मेड़ की ऊंचाई लगभग 1 फीट है और 1 फीट ऊंचाई की ये मेड़ें बना देते हैं हम। और इसमें अगर आप चाहते हैं तो कि यदि आपके पास मल्चिंग के लिए चाहे पुआल हो धान का या फिर पराली जिसको कहते हैं वो हो या फिर गन्ने की पत्तियां हो, उसको इस पर एक परत बिछा देते हैं इसके ऊपर से। तो एक परत बिछा करके हम इसकी मल्चिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जब बारिश की बूंदें इस पर गिरती हैं तो ये मेड़ कट करके नाली में नहीं आती है। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब हम इस पर मल्चिंग कर देते हैं तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये हमारे पास पुआल तो नहीं है, ये मटर का भूसा है या एक तरह से उसको जो कुछ भी कहते हैं अवशेष है मटर का, इसको हम इस तरह से बिछा देंगे इसके ऊपर, इस तरह से बिछा देंगे। अगर आपके पास धान की पुआल हो तो धान की पुआल बिछा दीजिए, या अगर आपके पास गन्ने की पत्तियां हो तो आप उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं। यह एक तरह से जैविक मल्चिंग होती है। और इस तरह से अगर मल्चिंग कर देंगे तो खरपतवार नहीं जमेंगे। और जब इस पर बारिश की बूंदें पड़ेंगी तो बारिश की बूंदों से ये कटेगा नहीं, आपकी मेड़ नहीं कटेगी, छोटी नहीं होगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसको इतना मोटा बिछाना है कि ये मिट्टी दिखाई न दे, और नहीं देगी तो इसमें खरपतवार भी नहीं उगेगा और इसका मिट्टी का कटान नहीं होगा, साथ में ये सड़ करके इसमें खाद का काम करेगी। तो ये कई फायदे मल्चिंग के होते हैं। जैविक मल्चिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा, खरपतवार नहीं उगेगा और साथ में ये खाद का काम, इसमें मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा। तो आप इस तरह का भी प्रयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का प्रयोग करने से आपकी फसल बहुत शानदार होगी। और आपका जो निराई में खर्चा लगता है, कम से कम 2 बार निराई करनी पड़ेगी आपको अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो निराई का खर्चा बचेगा। एक बार आपका खर्चा लगना है जो मल्चिंग में लगेगा।
तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपने देख लिया, ये लाइन से लाइन की दूरी हमने 3 फीट रखा है, पौधे से पौधे की दूरी हमने 1 फीट रखा है, वजन सीड का 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक रखा गया है। इस तरह से आप कर सकते हैं खेती इसकी। तो ये मई महीना ही लास्ट है। अगर जिन लोगों ने प्लानिंग किया है और वो लोग खेती नहीं कर पाए हैं, तो आज भी वो सीड कहीं से उपलब्ध हो करा करके और अपनी खेती को पूर्ण कर लें, चाहे थोड़ी ही एरिया में, लेकिन शुरुआत जरूर करें। मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो मैंने ये आपको बता दिया कि किस तरह से ये करना है, और इसे कर करके आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। ये जैसे ही ये बन जाएगा, उसके बाद इसमें खेत में तो नमी है, साथ में ये जो गोबर की सड़ी हुई खाद डाली गई थी उसमें भी नमी है। इसके बावजूद जैसे ही ये काम पूरा हो जाता है तो इसकी एक बार सिंचाई हल्की कर दी जाएगी। तो सिंचाई कर देने से जो इसमें नमी है संरक्षित रहेगी, और तब तक हमारा पौधा जम जाएगा। करीब 1 महीने में, 1 महीने में जम जाएगा तो बारिश शुरू हो जाएगी, फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समय से हमारी फसल तैयार हो जाएगी। तो खाद उर्वरक का मैंने पिछले वीडियो में जिक्र कर ही दिया था, वो कुछ बताना ही नहीं है। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज की यह सलाह, यह तरीका आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, दबाकर शेयर कीजिएगा, जिससे अन्य किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके। क्योंकि आज अगर समय निकल जाएगा, ये मई का महीना निकल जाएगा, तो फिर 1 साल बाद ही आप सोच पाएंगे, इसके पहले नहीं सोच पाएंगे इस खेती के विषय में। और ये प्रॉफिटेबल खेती है। अगर आपको गेहूं के रेट में भी बिकती है तो आपको प्रॉफिट देकर जाएगी। और इसका उत्पादन इतना ज़बरदस्त होता है कि अगर आप अच्छे से करते हैं तो ये लगभग 300 कुंटल तक का उत्पादन देती है प्रति एकड़। 200 से 300 कुंटल का उत्पादन देती है, जो बहुत ही अच्छा होता है। और पर्याप्त समय मिलता है, अक्टूबर से लेकर मई तक आप इसकी बिक्री कर सकते हैं, जून तक बिक्री कर सकते हैं। वैसे तो 12 महीने ये बिकता रहता है हमारे यहाँ। सब्जियों में बहुत अधिक प्रयोग होता है और पौष्टिक सब्जियों में शुमार है, और सबसे महंगी सब्जियों में शुमार है। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।